कथा संवेद 21। प्रज्ञा की कहानी जड़खोद। टिप्पणी राकेश बिहारी की। सुपरिचित कथाकार प्रज्ञा का जन्म 28 अप्रैल 1971 को दिल्ली में हुआ। परिकथा जनवरी 2013 में प्रकाशित मुखौटे शीर्षक कहानी से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाली प्रज्ञा के 4 कहानी संग्रह तकसीम, मन्नत टेलर्स, रज्जो मिस्त्री तथा मालूशाही मेरा छलिया बुरांश, 2 उपन्यास गूदड़ बस्ती और धर्मपुर लॉज, बाल साहित्य की 1 पुस्तक तारा की अलवर यात्रा, नाट्यालोचना की 4 पुस्तकें नुक्कड़ नाटक रचना और प्रस्तुति, नाटक से संवाद, नाटक पाठ और मंचन तथा कथा 1 अंक की और कथेतर गद्य की 1 किताब आईने के सामने प्रकाशित हैं। सरल लेकिन मजबूत कथा सूत्र और स्पष्ट राजनैतिक पक्षधरता प्रज्ञा की कहानियों के 2 महत्वपूर्ण गुणसूत्र हैं। इन दोनों की स्वाभाविक मौजूदगी के बीच गंगा के विद्रोहिणी स्वरूप के कारण जड़खोद को प्रज्ञा की कथा यात्रा के एक नए पड़ाव और प्रस्थान की तरह देखा जाना चाहिए। समय, समाज और राजनीति की तमाम दुरभिसंधियों के बीच इस कहानी में गंगा का व्यक्तित्व जिस साहस, धैर्य और संजीदगी के साथ विकसित होता है, वह इसे समकालीन हिंदी कहानी के एक महत्वपूर्ण और यादगार चरित्र के रूप में दर्ज कराने की सामर्थ्य रखता है। कथा रस को आद्योपांत बरकरार रखकर समय और समाज की फांकों पर चौकस निगाह रखते हुए चाक्षुष दृश्यों की रचना इस कहानी की बड़ी विशेषता है। कथानक की एक रैखिकता, पात्रों के श्वेत श्याम बाने और घटनाओं की नाटकीयता जिन्हें सामान्यतया कहानी की कमजोरियों की तरह रेखांकित किया जाता है, यहाँ अपनी परस्पर आबद्ध और नियोजित संरचना के साथ सार्थक और दृष्टि संपन्न प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतिसंसार रचते हैं जिसमें लैंगिक समानता और धार्मिक संवेदनशीलता के प्रश्न एक चैतन्य स्वप्नदर्शिता के साथ सहज और चुंबकीय कथा रूप में मुखरित हो उठे हैं। रचना में निहित स्वप्न को ही उसके शिल्प की तरह विकसित करने का भी यह एक विरल उदाहरण है। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञा की कहानी, उन्हीं की जुबानी जड़। नमस्कार। आज मैं आपको अपनी नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है जड़खोद। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, पर स्कूल में केवल 1 दर्जा आगे थी। जिंदगी के पाठ पढ़ाने वालों में वो मेरी उस्ताद थी। राजधानी के चंद्रनगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के किशन पंडित की बेटी गंगा। एक मोहल्ले में रहने के बावजूद यदि हमारे स्कूल एक नहीं होते तो गंगा का मेरा उस्ताद बन पाना नामुमकिन था। मैकू उससे मुझे जोड़ने वाला पुल था। मैकू रोज सुबह 6:30 बजे अपनी मजबूत काठी और दमदार रिक्शे के संग घर के बाहर रिक्शे की घंटी को तेजी से टनटनाता। मोहल्ले के 10 बच्चों को बारी बारी से उनके घरों से बटोर कर रिक्शे पर लाद कर मैकू स्कूल छोड़ने जाता और फिर दोपहर को उन्हें स्कूल से लेकर सुरक्षित उनके घर पहुंचाता। कायदे से रिक्शे में 3 बच्चे ही मुख्य सीट पर सम्मान से बैठ सकते थे, पर मैकू यदि 3 बच्चों को ही लाता ले जाता तो महीने भर में खुद क्या खाता और अपने घर क्या भेज पाता। उसकी कुशाग्र बुद्धि ने रिक्शे में लकड़ी का एक फट्टा पीछे लगवाया और फट्टों का एक बेंच बनवाकर मुख्य सीट के सामने लगवाया। यह बेंच मुख्य सीट की तुलना में बड़ा था, जो दोनों ओर से रिक्शे की हद से बाहर जाकर 3 की बजाय 4 बच्चों का बोझ ढोता था। रिक्शे की नीली रैगजिन वाली मुख्य सीट पर स्कूल की 3 बड़ी दीदियों का एक छत्र राज था। उनके सामने वाली सीट पर कुछ और बच्चियों का, पीछे का फट्टा भी वीआईपी सीट से कम न था।
पर उसकी शर्त साफ थी, छठी सातवीं की पतली दुबली लड़कियां ही वहां स्थायी स्थान पाती। पीछे बैठकर हर वाहन से आगे होने का यह सुख निराला था जिसे आगे बैठी लड़कियां भला क्या जान पाती। मेरे और एक अन्य लड़की के अलावा तीसरी लड़की गंगा थी जो पिछले फट्टे की हमारी साथी थी। जाओ बेबी, पंडित जी की लड़की को जल्दी से ले आओ। रोज रोज घंटी बजा बजा कर मेरा माथा खराब होता है, मैकू ने कहा। एक रोज मैकू का यही आदेश मानने के बाद तो मैकू की और मेरी दोनों की ही झिझक खुल गई। एक हुक्म देता तो दूसरा फौरन से पेशतर हुक्म बजा लाता। दिक्कत केवल एक थी, मैकू का हुक्म और मेरा तीर की तरह दौड़ना तो एक तरफ रहता, पर गंगा अपनी ही चाल चलती। उसे न मैकू की डांट की परवाह थी, न मेरा खड़ा जीना भाग कर चढ़ने की फुर्ती से कोई लेना देना। खुश्क गले में चाय उतारती वह रोज मुझसे पूछती, चाय पिएगी? ना नहीं, जल्दी चलो, मैकू को गुस्सा आ रहा है, मैं कहती। मैं मंदिर के गलियारे में लोहे की सीढ़ियों का एक मंजिला जीना चढ़कर ऊपर पहुंचती तो अलसा कर उठी बिना नहाई धोई गंगा यूनिफॉर्म में बैठी नाश्ता कर रही होती। उसके नाश्ते में हर रोज अजवाइन नमक का तिकोना परांठा रहता और स्टील के गिलास में खौलती चाय। वह इत्मीनान से नाश्ता करती, पर मेरी बेसब्री देखकर माँ से दूसरा गिलास मांगकर दोनों गिलासों में चाय को औटाकर ठंडा करती। फिर लंबे बाल संवार कर चोटी बनाती। उसके बाद पैरों में मोजे चढ़ाती और लगभग भागते हुए स्वेटर जूते पहनती। इतनी देर में मैकू का भयावह चेहरा मेरे सामने आकर मुझे न जाने कितनी बार डराता। मेरे चेहरे पर पुते डर को पढ़कर वो जल्दी करती। नीचे से मैकू लगातार लंबी घंटी देता, पर घंटी सुनने वाला गंगा का कान उस वक्त बहरा हो जाता था। तुम्हें स्कूल छोड़कर दूसरी शिफ्ट वाली सवारियां भी उठानी होती हैं। देर करोगी तो कल से छोड़ देंगे तुमको। मैकू खींचता, छोड़कर दिखाओ, इस रिक्शे के आगे लेट जाऊंगी, चला लेना फिर। और अब बकझक में कौन देर कर रहा है, मैं या तुम? गंगा अपने खुश्क गले की लठैती ठसक में पूछती, फिर तुरंत अपनी उम्र मुताबिक मासूमियत चेहरे पर ओढ़ लेती। इधर गंगा के इंतजार में पूरा रिक्शा पिसता। मैं भी उसमें शामिल थी, पर गंगा को उसके घर से लाने में आगे चलकर मेरा बहुत फायदा हुआ। धीरे धीरे मंदिर का हर कोना मेरी पहुंच में हो गया। दिन का कोई वक्त हो, घर में मन न लग रहा हो, तो गंगा मंदिर में जाने का एंट्री पास बन गई। दोपहर में मंदिर बंद है, पर गंगा पिछला दरवाजा खोल देती और हम दोनों पूरे मंदिर में भागते। बाद में मेरी कुछ और सहेलियों को भी यह सुविधा उपलब्ध हुई। हम कला मंडी की प्रतियोगिता करते, पूरे मंदिर में दौड़ लगाते, मुख्य मूर्तियों के आगे लगी रेलिंग को पार कर सब मूर्तियों को छूते। मंदिर की सबसे ऊपर की दोनों मंजिलों, जहां किशन पंडित और मंदिर के ट्रस्ट के लोगों के अलावा सबका प्रवेश वर्जित था, वहां भी कभी कभार जाने का मौका गंगा खोज ही लेती। दूसरी मंजिल पर बने विशालकाय कमरे को साल भर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लोगों के लिए खोला जाता था। वह कमरा ट्रस्ट की बैठकों या आयोजनों के सामान रखने के काम आता। एक आध मौका मंदिर की बड़ी सी छत पर जाने का भी गंगा की वजह से ही मिला था। करमजली औंधी खोपड़ी की लड़की, कोई शऊर न ढंग, जड़खोद कहीं की, जाने कहां से पैदा हो गई हमारे घर कुलक्षणी। इमरजेंसी में पैदा हुई और आफत बनकर हमारे सर चढ़ गई। इसका नाम गंगा नहीं, इंदिरा रखना चाहिए था। रोज मुझे घर में आया देखकर जहां किशन पंडित गंगा को मेरे सामने गरियाने में काफी सहज हो गए थे, वहां मेरे ज्ञान का इजाफा भी रोज रोज हो रहा था। एक तरफ मैं पंडित के इंदिरा विलाप को सुनती, तो दूसरी तरफ गंगा के अपने पिता के सामने चुप रहने और पीछे से उनकी करतूतों के उसके किए खुलासे मुझे चौंकाते। खाओ नारी, पूरी 5 रुपए हैं मेरे जेब में, जिसको जो चाट खाने का मन हो वही खाओ। और भैया, इस सोनू के लिए तो एक पत्ता टिकिया का बना दो। मुझे अच्छा लगा कि गंगा मेरी पसंद जानती थी, पर उसकी जेब में 5 रुपए और स्वभाव में अनमोल मस्ती देखकर मैं दंग थी। उन दिनों 5 रुपए में 2-2.5 किलो दूध आ जाता था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे घर से किसी ने आज मुझे चाट खाते रंगे हाथ पकड़ लिया तो मेरी जमकर धुनाई होगी। कहाँ से लाई इतने पैसे? शैली, सीमा, राधा के जाने के बाद मैंने गंगा से सवाल किया।
सब भगवान का दिया है, तू क्यों परेशान होती है। अक्सर सहेलियों को चढ़ावे में आए फल मिठाई खिलाते हुए गंगा भगवान का दिया कहकर भरपूर ठहाका लगाती थी। आज भी उसने ठहाका लगाया, पर मेरी जान सूख गई। इस राज से पर्दाफाश अगले मंगलवार को हुआ। मंगल की शाम मंदिर की धज ही कुछ और होती। बाहर प्रसाद की आस में लाइन लगाते, शोर मचाते, धक्का मुक्की करते बच्चे, तो अंदर जिंदगी के भयों से जूझते हनुमान के भक्त। मंदिर के सामने वाला मुख्य हिस्सा भीड़ से घिरा रहता और मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं के हिस्से भी भरे रहते। बीच का विशाल रास्ता भी मोहल्ले के वृद्धों से भरा पूरा रहता। भक्तों की पूजा करवाते व्यस्त पंडित जी की निगाह से बचकर मंदिर के दोनों कोनों में गंगा हाथ की सफाई दिखाती। एक कोना जहां बीच में शिवलिंग रखा था, उसके ऊपर शीशे में बंद हनुमान, लक्ष्मी और गणेश विराजमान थे। वहां मंगल ही मंगल था। हर शीशे के दरवाजे में बाहर एक चौकोर सी कटिंग थी, जिसमें हाथ घुसाकर लोग मूर्तियों के पैर छूने, छूकर दान दक्षिणा अर्पित करते। भक्त अर्पण करते और गंगा बड़ी सफाई और चालाकी से उस अर्पण को हत्या लेती। वह चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही थी। मैं उसकी चौर्य कला के करतब देखकर दंग थी। पकड़ी जाएगी ना तो पंडित जी डिबरी टाइट कर देंगे तेरी। मैं हकबकाई मुद्रा में उसे भरपूर झकझोरती। मैं न टाइट कर दूंगी उसकी डिबरी, पाप चढ़ेगा तुझे पाप। सांसारिक भय की बजाय अब मैंने पारलौकिक भय से उसे आतंकित करना चाहा। तो इस पाप की अकेली मैं ही हूं। देख रही है ना सामने उस आदमी को, मंगल के पैसे बटोर कर महंगी शराब पिएगा और रात को माई को मारेगा। इस पापी के सामने मैं क्या हूं, भगवान सब जानते हैं। उसकी बागी बातें मुझे डरा रही थी। जल्दबाजी और मुख सुख में पिताजी को पिताई पिताई कहने वाली गंगा का उनके लिए एकदम तू तड़ाक पर उतर आना मेरे बाल मन को झकझोर गया। वह अचानक बड़ी हो गई थी। मैं नहीं जानती थी वह खरोंच मेरे मन पर स्थायी रूप बना लेगी। मेरे सामने पिता के प्रति तीखी कड़वड़ाहट लिए खड़ी वह लड़की थी गंगा। मन ने गवाही दी, सही कहते हैं पंडित जी, इसे न शर्म न लिहाज। और हद तो तब हो गई जब कुछ समय बाद मैं और गंगा मैकू की पिछली सीट से बरी होकर मुख्य सीट पर आ गए। गंगा का ढंग अब तक न बदला था, अलबत्ता मैकू ने घंटी टनटनाना त्याग दिया था। मेरा रोज का क्रम बना हुआ था। मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी कि पंडित जी के चीखने की आवाजें तेज होती चली गईं। अंदर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। पंडित जी गंगा की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की अथक कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा शरीर गंगा को परे धकेलने की कोशिश में था, पर गंगा रणचंडी की तरह उन पर हावी थी। गंगा के दांत पंडित जी की कलाई पर गड़े थे और किसी भी समय कलाई का मांस अपनी जगह से उखड़ सकता था। मैंने देखा गंगा की आंखों में खूनी डोरे उभर रहे थे। उसकी पूरी मुख मुद्रा नफरती अंगारों से दहक रही थी। उसकी माँ के माथे से खून टपक रहा था। पंडित जी गुस्से और पीड़ा में बेतरह चीख रहे थे, पर गंगा की पकड़ ढीली न हुई। हरामी कमीने, हाथ लगा आपकी माई को, हाथ तोड़ दूंगी तेरे। गंगा का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था, आंखें फटी जा रही थी। पंडित जी पूरा जोर लगा रहे थे कि तभी कमरे में मेरे कदम रखते ही सब अपनी जगह स्थिर हो गए। गंगा ने मेरे भयभीत चेहरे और गले में घुटी चीख को पढ़ा और पंडित जी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मेरे कानों में गंगा के शब्दों का नफरती लावा उतर चुका था। मेरी आंखों के जरिए मेरी चेतना पर उसके नुकीले दांत काबिज हो गए। सोनू, तू भी मुझे बाप की तरह ही गलत मान रही है क्या? उस दिन स्कूल की आधी छुट्टी में गंगा ने मुझसे पूछा। सुबह के सदमे से मैं अभी तक मुक्त नहीं हो पाई थी, फिर भी मैंने उसे सुनना सही समझा। चंद्रनगर के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी ये किशन पंडित दुनिया का सबसे कमीना आदमी है। मैंने उसे घूर कर देखा, पर वो मुझे देखे बगैर एकदम सामने किसी शून्य में देखती हुई बोलती रही। उसके भीतर धधक रहा ज्वालामुखी आज फूट कर बिखरने को मचल रहा था। बचपन से अपनी माई को पिटते ही देखा, जब तक उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। मेरा बचपन इस राक्षस की छाया में पला। बरसों से मैं और माई पिटने के आदी हैं। मुझे उससे बचाने माई बीच में ही कूद पड़ती है और पिटती है। उसके
बेटा न मिल पाने की खींच भी तो बरसों पुरानी है। छुटपन से ही माई ने मुझे इसकी ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि क्या कहूँ, पर आज बात कुछ और ही थी। कुछ दिन पहले की बात है, तुझे याद होगा, खाली सड़क पर सटपट रिक्शा भगाता मैं को उस दिन मेरे घर के सामने ब्रेक लगाना भूल गया था और रिक्शा पीपल का पेड़ पार कर गया था। मैं रिक्शा से उतरकर घर लौट ही रही थी कि मैंने देखा मेरा कमीना बाप गली के धोबी सूरज की 6-7 साल की लड़की टिन्नी को फुसलाकर मोहल्ले की सबसे बड़ी कोठी वाले शर्मा जी के घर लिए जा रहा है। शर्मा जी सारे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की गमी में गए थे। कोठी के पिछवाड़े में बने स्टोर नुमा कमरे में ये कमीना जाता रहता है। मेरे बाबा के समय से उनकी कोठी का यह कमरा उनके निजी सामान के लिए दे दिया गया था। अब चाबी इसी के पास रहती है। मेरा दिल धक रह गया। माई से सुने इसके किस्सों ने मुझे समय से पहले ही बड़ा कर दिया था, पर उस दिन तो हद हो गई। इसकी करतूत देखकर मेरे मन की धरती चटक गई। बाप का भेष उघाड़ कर एक दरिंदा मेरे आगे खड़ा हो गया। माई को लाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिन्नी खतरे में थी, ये सोचकर मेरे दिमाग की नसें तड़कने लगीं। मैं पूरी ताकत से भागी। मैंने जोर से स्टोर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अंदर की हलचल शांत हुई, पर बच्ची की दबी आवाज़ मेरे सीने से टकरा रही थी। मैंने दरवाज़ा पीटने के साथ चीखना भी शुरू कर दिया। चंद सेकंड गुजरे, फिर दरवाज़ा खुला। एक हाथ से दरवाजे के दूसरे पल्ले को कसकर थामे ये राक्षस मेरे अंदर घुसने का रास्ता बंद किए खड़ा था। टिन्नी कहाँ है? टिन्नी, टिन्नी, मैं पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाई। अंदर घुसने की मेरी कोशिश को उस दरिंदे ने परे धकेला, लेकिन इतने में टिन्नी उसके पीछे से झांकी। मुझे बाहर आना है दीदी। उसकी झलक मिलते ही मैंने एक्सरे मशीन की तरह उसे पढ़ा। उस समय मेरी सांसों का बोझ इतना भारी था कि मैं किसी भी समय गिर सकती थी। टिन्नी अभी तक सही सलामत थी। उसे ठीक पाकर जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि दरिंदे की समूची ताकत से मैं लोहा लेने लगी। किवाड़ की ओट में मैंने खुद को इस तरह फंसा दिया कि दरवाजा खुलवाकर ही मानी। दीदी, पंडित जी मुझे भगवान जी दिखा रहे थे। गंगा से सुना सच मेरे रोम रोम को कपा गया। शून्य में घूर रही गंगा का हाथ मैंने थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसे अभी बहुत कुछ कहना था। सोनू, उस वक्त टिन्नी की आवाज मुझे दुनिया की सबसे मीठी आवाज सुनाई दी। जिंदगी के इन बीते क्षणों ने मुझे अचानक इतना ताकतवर बना दिया कि मैं एक गौरैया को बाज से बचा लाई। टिन्नी को सीने से चिपटाया और उस दरिंदे को घूरा। खामोश खड़ा था कमीना, पर टिन्नी के हाथ से निकल जाने का गुस्सा छिपा न सका। मैंने टिन्नी का हाथ थामा। वो स्टोर के कबाड़ में रखी भगवान की पुरानी मूर्तियों को अभी तक उसी चाव से देख रही थी, पर मेरे भीतर की कई मूर्तियां ढह चुकी थीं। बेजान मूर्तियां भी और उनसे कमाई करने वाले पिता की मूर्ति भी। तूने माई को बताया? मैंने उसका कंधा झकझोरते हुए उसे दरिंदे की सोच से बाहर लाने के लिए झटका दिया। माई इससे भी ज्यादा जानती है सोनू। अक्सर बाबा को याद करते हुए कहती है, पता नहीं राम के घर ये रावण कैसे जन्मा। माई बताती है, जब मेरे बाबा जिंदा थे तो मंदिर श्रद्धा और आस्था की लौ से जगमगाता था। भजन और मंत्रों का उच्चारण और स्वर लहरी मंदिर के माहौल में एक सादगी और पवित्रता भर देते थे। बाबा की तो मुझे याद नहीं सोनू, पर सुबह मुंह अंधेरे जब माई खुले और सुरीले गले से मंत्रोच्चार करती है तो पूरा मंदिर दिव्य लगने लगता है। मन कहता है कि माई को ही मंदिर का पुजारी बनना चाहिए, पर कैसे? माई ठहरी औरत जात। बाबा की नेकनामी की वजह से ही पंडिताई मेरे बाप को विरासत में मिल गई, वरना इसका तो उच्चारण भी सही नहीं है। वीरान आंखों और पीड़ा से भरे शब्दों से गंगा बोली। टिन्नी ने किसी को कुछ बताया नहीं। मेरी जिज्ञासा का कोई ठौर नहीं था। बच गई बच्ची, एक गहरी सांस छोड़कर गंगा ने कहा। मैं उसे देखती रह गई। 2 दिन बाद शर्मा जी के लौटने पर जब मैंने माई को उनके स्टोर की चाबी लौटाने की बात कही, मेरे भीतर डर इतना अधिक बैठ गया कि मैंने मंदिर ट्रस्ट के अग्रवाल जी को सारी बात बताई। अक्सर मीटिंगों में उनकी बात का बड़ा वजन रहता है। मेरी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
पर बड़ी बड़ी आंखों से धमकाते हुए बोले, मर्याद में रह लड़की, बड़ों का आदर सम्मान कर। लड़की होकर इतने ऊंचे बोल, जिसने जन्म दिया जिंदा रखा उसकी इज्जत उतार रही है। गंगा जैसा पवित्र नाम और कितना खल आचरण। सोनू, अग्रवाल जी को मंदिर की प्रतिष्ठा जान से प्यारी है और इस प्रतिष्ठा की डोर किशन पंडित संभाले है। उस पर आंच भला कैसे आने देते। माई ने टिन्नी वाली बात का विरोध किया तो पंडित ने माई को बुरी तरह पीटा। गिलास उठाकर मारा तो माई के माथे से टपकते खून ने आज मुझे पागल कर दिया और मेरे दिमाग के तारों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। ये अब तक का सबसे तीखा और मेरे जीवन का सबसे बुरा किस्सा था। मेरा रोम रोम जानता था इस तीखे अनुभव की छाया से मैं आजीवन मुक्त ना हो सकूंगी। इसके आगे गंगा ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर आज गंगा का घर मेरे लिए खंडहर में तब्दील हो गया। वो सारे चाव, सारी मूर्तियां, कलामंडी लगाने से लेकर खेल कूद की आज़ादी सब रेत हो गई। उस खंडहर से निकला सच मुझे समूचा हिला गया। एक सवाल मेरे कलेजे में अटक कर रह गया, मैं भी तो कभी किशन पंडित के लिए टिन्नी ही थी। अगले कुछ रोज मैं को हमेशा की तरह मुझे गंगा को लाने के लिए कहता रहा, पर मैं टस से मस नहीं हुई। पिछले फट्टे पर बैठी नन्ही सीमा को जैसे ही उसने गंगा को लाने का आदेश दिया, वह उमंग में उठने लगी। मैंने तपाक से उसे रोका। मैं उठी और पहली बार मंदिर की बाहरी सीढ़ियों से ही मैंने गंगा का नाम पुकारा। कुछ देर बाद एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। दिख गंगा जैसी रही थी, पर गंगा न थी। उसके लंबे बाल गायब थे और कंधे तक कटे बालों में गंगा आज अजीब सी दिख रही थी। बाल बेतरतीब से कटे हुए थे, जैसे कैंची उसने गुस्से में फिरा ली हो। मैं उसे देखती रह गई। उसने मेरी ओर हंसकर देखा और बोली, कमीने को जलाने में मजा आ गया आज कसम से। क्यों लग रही हूं ना दिलरुबा दिल्ली वाली। मेरे लंबे बाल उस पंडित को बहुत पसंद थे। काट कर धर दिए उसके आगे। वो तो माई ने कसम दे दी, वरना मोहल्ले में टिन्नी वाली बात पर इसकी थू थू कराती। माई ने तुझे बताने से भी मना किया है, तू भी किसी को मत बताना। उस दिन सारा स्कूल गंगा को अजीब नजरों से घूर कर सवाल पूछता रहा। लौटते समय मैंने भी कहा, गंगा तू अच्छी नहीं लग रही। बाल काटने ही हैं तो अच्छी तरह कटा ले। अपने पिता के पाप का ये कैसा प्रायश्चित। सोनू, पाप पुण्य के फेर से तो मैं उसी क्षण मुक्त हो गई थी जब टिन्नी को नीच जात कहने वाला मेरा कमीना बाप उसे न जाने कौन सा पुण्य कमाने कोठी में ले गया था। बचपन से सुनती आई हूँ कि औलाद को पिता का कर्जा चुकाना होता है। न जाने अब ये भारी कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगी। गंगा की टीस मेरे मन में भाप सी उठी। आंसू दोनों की आंखों में थे। जीवन का इतना बड़ा सच मन में दबाकर मैंने दोस्ती की हिफाजत की। तब भी जब साल भर बाद 10वीं के आगे की पढ़ाई मुझे देहरादून जाकर हॉस्टल में रहकर करनी थी। मेरी आखिरी मुलाकात गंगा से उसके घर में हुई। मेरे मना करने के बावजूद उसने मुझे घर बुलाया। माई ने बड़े प्यार से बनाए पकौड़े खिलाए। मैं जैसे ही बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगी, गंगा ने मेरा हाथ थामा और मुझे ऊपर के कमरे की ओर ले जाने लगी। मेरा समूचा शरीर झंझना गया। वो मुझे ऊपर खींच रही थी और मैं अपने अकड़े हुए शरीर से इनकार कर रही थी। टिन्नी से जुड़ी बात मेरी चेतना पर हावी थी, इसलिए मंदिर में पंडित की गैर हाजिरी में गंगा की माई से मिलना ही मेरे लिए बहुत था। चलना सिर्फ एक बार, कोई नहीं है ऊपर, बस एक बार। जब तक मैं मान नहीं गई तब तक वह जिद किए रही। डरे मन से मैंने कमरे में कदम रखा। सामने हनुमान, राधा कृष्ण और विष्णु की भव्य मूर्तियां थीं। वही मूर्तियां जो जन्माष्टमी के दिन बिजली से हरकत में आकर लोगों को लुभाया करती थीं। हनुमान सीना चीरते तो राम सीता उनके दिल में बसे दिखाई देते। विष्णु के हाथ में चक्र तेजी से घूमता और राधा कृष्ण एक अर्ध गोलाकार रेल पटरी पर नाचने लगते। सभी मूर्तियां आज भी हरकत खड़ी थीं। कमरे में 2 बड़ी बड़ी गठरियों पर मेरी निगाह गई। देख इनमें क्या है, कहते हुए गंगा ने एक गठरी की गांठ ढीली की। ये सब क्या है? गठरी के अंदर पड़े सामान को देखकर मैं चौंकी। गंगा ने गठरी के ढेर से चमड़े के एक केस को उठाया। केस के बाहर निकल रहे चाकू से मूठ को उसने जैसे ही केस खींचा,
केस से बाहर एक त्रिशूल निकला, नुकीला और चमकदार त्रिशूल, चाकू के आकार का। उसे केस सहित कंधे पर टांगने से वह बिल्कुल सिखों की कृपाण की तरह का एहसास देने लगा। कौन लाया है इन्हें यहाँ और क्यों? ट्रस्ट के लोग लाए हैं। कहते हैं मोहल्ले के कार सेवक हिंदुओं में बटेगा, यह उनकी पहचान बनेगा। धर्म का काम पंडित के जिम्मे है और मैं ठहरी उसके काम की दुश्मन। मन तो करता है आग लगा दूं इन गठरियों में, पर जल्लाद माई को जीता नहीं छोड़ेगा। गंगा बोली, राम के नाम में इस त्रिशूल का क्या काम? ये तो बिल्कुल हथियार जैसा लगता है। भीतर खदबदाते सवाल को मैं रोक न सकी। हम दोनों पूरा सच तो नहीं जानते थे, पर समय की आंधियों से बेपरवाह भी नहीं थे। आंधियां हमारे कानों से भी टकरा रही थी। अपने मोहल्ले में कल से बटने वाले इन त्रिशूलों को देखने से ही सिहरन पैदा हो रही थी। गंगा ने जबरदस्ती एक त्रिशूल मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने सहमते हुए उसे छू कर देखा। उसका सिरा बेहद नुकीला था, एक बार में सामने वाले को घायल कर देने में पूरी तरह सक्षम। तभी गंगा थैले में दोनों गठरियों से कुछ कुछ त्रिशूल निकालकर जल्दी जल्दी भरने लगी। ये क्या कर रही है तू? मैंने सवाल किया। ये थैला ले जाकर रूप विहार के नाले में फेंक आऊंगी। कमीना, जड़ खोद कहता है ना मुझे। देख देख तू, इसकी जड़ खोद के ही रहूंगी। वह पूरी घृणा के साथ बोली। किसी ने देख लिया तो? मेरा डर फुसफुसाया। कोई नहीं देखेगा। हर रोज वह नाला कितने मोहल्लों का कूड़ा निकलता है, थोड़ा और सही। फिर मुझे बाप का पुराना कर्जा भी तो चुकाना है कि नहीं? ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी हम दोनों की बत्ती सी एक साथ चमकी। मेरे हॉस्टल पहुंचने के कुछ दिन बाद ही गंगा के खत नियमित तौर पर मुझे मिलने लगे। मैं उसकी अकेली राजदार दोस्त थी, पर खत लिखने का मामला एक तरफा रहता। गंगा ने मुझे जवाब लिख भेजने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि हर खत पहले उसके पिता की नजर से गुजरता था। इन दिनों किशन पंडित अपनी बेटी पर मेहरबान था। गंगा की उम्र 17 पार कर चुकी थी और उसका कसाई बाप उसकी शादी करने पर आमादा था। बात उन्हीं दिनों की है। राम की राह पर किशन पंडित कार सेवकों के एक जत्थे और पत्नी बेटी सहित अयोध्या अपने पुराने पुलिसिया दोस्त ब्रिजेश्वर के घर पहुंच गया। महीने भर यहाँ रुकने का कार्यक्रम था। उसके मन में था एक साथ दो काम निपट जाएंगे, धर्म की राह भी बनेगी और बेटी से भी मुक्ति पालेगा। गंगा के खत पूरी तफसील से मुझे सच बताते। नए ठिकाने की एक भी बात उसने नहीं छिपाई। भाई जी, अयोध्या इस बार अपना बदला लेकर रहेगी, तुम बस देखते जाओ। देश भर में राम के नाम पर जत्थे के जत्थे हमारे नेताओं के इशारों पर आ रहे हैं। इस बार पुनीत काम होकर रहेगा। लला की भूमि है, कोई खेल नहीं। ब्रिजेश्वर ने कहा। हमने भी कहाँ कसर छोड़ी है। बस भैया, लगे हाथ गंगा का कागज भी हो जाए तो छुट्टी पाऊं। किशन पंडित का स्वर बेचैन था। देख ले सोनू, कितनी जल्दी पड़ी है इसे छुट्टी पाने की। एक बार इससे अलग हो जाऊं, फिर कभी मुंह ना देखूं इसका। माई को भी अपने संग ले जाऊंगी। बात इन्हीं दिनों की है, जब गंगा के जीवन में पहला प्यार और पिता सरीखा स्नेह देने वाला एक इंसान साथ साथ आया। पुलिसिया चाचा ब्रिजेश्वर के बहनोई समरकांत शुक्ला भोपाल से अपने साले के घर आए। अयोध्या में उनकी जमीन के केस की सुनवाई थी। ब्रिजेश्वर की बहन गुजर चुकी थी, पर जीजा साले का रिश्ता अभी जिंदा था। समरकांत के कोमल स्वभाव और स्नेह की उजली मूरत में गंगा ने अपनी जिंदगी के किसी पहले अच्छे पुरुष को पाया। वह उनसे खूब बतियाती, उनकी सेवा करती। समरकांत भी उसे खूब स्नेह देते। जिस दिन उनका जाना हुआ, गंगा खूब रोई। समरकांत ने सिर पर हाथ रखकर आश्वस्त किया, उनके घर पर गंगा का सदा स्वागत है। समरकांत शुक्ला के अलावा गंगा की मुलाकात प्रभात से हुई, जो उसे पहली नजर में भा गया। मन की मचलती तरंगों को आखिर किससे बांटे? आड़े दिनों में दोस्ती तो इकलौता सहारा रहते हैं, इसलिए मेरे पास गंगा के लिखे खत जल्दी जल्दी पहुंचने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ब्रिजेश्वर के घर और गली में एक लड़का साइकिल पर रोज फूल माला देने आता था। दो एक दिन गंगा ने उससे माला ली तो बातों का सिलसिला चल निकला। लंबे कद और चौड़े माथे वाला प्रभात
कॉलेज में पढ़ने वाला होशियार लड़का था। अभाव में भी हरदम खिलखिलाता। गंगा को पहली बातचीत में उससे लगाव हो गया। अगली मुलाकातों में दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। राम राम पंडित जी, कैसे हो? प्रभात ने पूछा तो गंगा ने तुरंत सावधान किया, हमें तो औरत का जन्म मिला है, हम कहाँ के पंडित जी। हमारे लिए तो तुम ही हो पंडित, ऊपर से गंगा जैसा नाम। तुम्हारे बात करने से हमारा ये जन्म सुधर जाएगा और पैर छू लें तो 7 जन्म। बचपन से हम यही सुनते आए हैं। प्रभात हाजिर जवाब था। सोच लो, हम छू लेंगे तुमको तो निभाओगे 7 जन्म। गंगा की बात सुनकर प्रभात हकबका गया। 2 घड़ी को पूरी गली से सारी आवाजें गायब हो गईं। गंगा ने फूल माला लेते हुए प्रभात का हाथ सहलाया और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। ये रोज रोज माली के लड़के से कैसा हंसी ठट्टा। चाचा हूं तेरा, टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा, फिर साथ देखा तो। ब्रिजेश्वर के पुलिसिया दिमाग ने खतरा सूंघ लिया। गंगा ने कोई सफाई भी नहीं दी। जड़खोद, नासपीटी, कमजात की हमदर्द ठहरी सदा की। पंडित ने चुभता हुआ ताना गंगा की ओर उछाला। गंगा जानती थी बाप की छाती में टिन्नी का तीर अभी तक अटका हुआ है। गंगा ने सारी घटना लिखते हुए मुझे ये भी बताया कि प्रभात से प्यार का इरादा पक्का करने में उसके बाप का यह ताना भी असरदार रहा। गंगा के खत पढ़कर मैं जान गई, अब गंगा को कर्ज चुकाने का एक और मौका हाथ लग गया है। मैंने उसके कुशल की कामना की, क्योंकि मैं देख पा रही थी गंगा जलती आग में कूद पड़ने को आमादा होगी। कुछ दिन बाद मेरे इंतजार की घड़ियां लंबी हो गईं, पर गंगा का कोई खत नहीं आया। फोन नंबर कोई था नहीं और खत लिखने की मुझे सख्त मनाही थी। मैं आखिर क्या करती? छुट्टियों में घर आई तो मंदिर गई। पता चला अभी तक कोई नहीं लौटा। मेरी जिज्ञासा का पारा चढ़ता ही चला जा रहा था। दिन सप्ताह पर लदे, सप्ताह महीने पर और महीना महीनों की सीढ़ियां लांघने लगा। गंगा की तलाश में मैंने चंद्रनगर की अपनी सहेली शैली को लगा दिया। हफ्ते भर में एक बार उसे फोन कर लेती, पर शैली से कोई जानकारी नहीं मिल सकी। कई महीनों बाद शैली ने बस यही बताया कि किशन पंडित वापस लौट आया है, पर साथ में न माई लौटी न गंगा। समय अपनी रफ्तार से चलता गया और आखिरकार साल भर बाद गंगा की एक लंबी चिट्ठी मुझे मिली। जल्दबाजी में कांपते हाथों से मैंने चिट्ठी को लिफाफे से आज़ाद किया। चिट्ठी क्या थी, कितनी जिंदगियों की ब्यौरेवार तफसील थी। गंगा की चिट्ठी ने साल भर की मेरी जिज्ञासा को तमाम सूचनाओं से भर दिया। प्रभात से उसके प्यार के दिनों के कोमल एहसास बेदर्दी से कुचल दिए गए। उसके मुंह बोले चाचा और पिता ने 6 दिसंबर को एक साथ 2 कारनामों को अंजाम दिया। सुबह भारी भीड़ के साथ पूरी मौज में मस्जिद का खंडहरनुमा ढांचा ढहाया तो रात को गंगा की हत्या की कोशिश भी की गई। प्रभात से गंगा की बढ़ती मुलाकातें और मुंहजोर हो रही उसकी जबान पर लगाम लगाने का यही अचूक तरीका था उसके बाप और चाचा के पास। सुबह धर्म की रक्षा ने उनके हौसलों को जोश से ऐसा भरा कि सारे रिश्ते नाते ताक पर धर दिए दोनों ने। रात में सो रही माँ बेटी के कमरे में दोनों घुस गए। गंगा को बचाने में माई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गंगा को किसी तरह माई ने भगा दिया। माई का सिर फटने से कपड़े खून में तरबतर हो गए। उसी पल दोनों अपराधी सचेत हुए। अगले दिन गंगा का कुछ पता नहीं चला, पर प्रभात की खूब पिटाई के बाद चाचा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगवा दिया। माई कुछ दिन बाद चल बसी। गंगा का कुछ भी पता नहीं चला। प्रभात को 3 साल की जेल हो गई। गंगा किसी तरह भोपाल पहुंची। वहां कुछ महीने शांत रही, पर समरकांत से गंगा की नजदीकी समरकांत के दोनों विवाहित लड़कों से देखी न गई। दोनों बहुओं बेटों ने ये सोचकर उनके रिश्ते को लांछित किया कि गंगा से मुक्ति मिलेगी, पर दांव उल्टा पड़ गया। समरकांत शुक्ला ने सबको हैरान करते हुए अपने से बहुत छोटी उम्र की गंगा से विवाह कर लिया। गंगा की चिट्ठी पढ़कर मेरी हैरानी आसमान छू गई। अविश्वसनीय किंतु सच, और सच की अधकुली पढ़ते लिए मैं कितनी ही देर कुर्सी पर बैठी रह गई। गंगा
या मिसेस समरकांत शुक्ला? एक सवाल न जाने कितने सवालों को लिए था। गंगा की चिट्ठी में एक फोन नंबर भी था। 2 दिन सारी स्थिति को पचाने के बाद मैंने गंगा को फोन किया। मैं ठीक हूं, तू बता। गंगा के एक वाक्य से मैं उसके हालात का जायजा लेने लगी। उसकी आवाज में मुझे कोई खास परेशानी महसूस न हुई। आखिर शादी की ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरा गुस्सा तमाम एहतियात के बावजूद फट पड़ा। जब मानुष दर देखने वाली आंखें फूट जाएं, तो रिश्तों की सीखचों में कैद होना ही अंतिम उपाय रहता है। गंगा संयत स्वर में बोली, पर मैंने अनुमान लगा लिया कि गंगा तो एकदम पक्की गृहस्थन की तरह बोल रही है। आज उसकी बोली में माई का कंठ घुला था। तू प्रभात के लिए रुक नहीं सकती थी? मैं चिल्लाई। कहाँ रुकती? किसके पास रुकती? क्या प्रभात के माँ बाबूजी रख लेते मुझे? वहां रहती तो पंडित मुझे जीता छोड़ता? कहाँ जाती, क्या करती? सही समझा, इसीलिए भोपाल चली आई। गंगा सभी सवालों के लिए तैयार थी। शादी क्यों की? कैसे निभा रही है एक बूढ़े आदमी के साथ, और उस आदमी के साथ जिसे पिता सरीखा मानती थी? मैंने मन की तह में पड़ा असली सवाल पूछ ही डाला। समरकांत जी से विवाह का निर्णय न मेरा था न उनका। मेरे पक्ष में बेटों बहुओं से उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि वे पिता पर दबाव डालने लगे कि वे मुझसे शादी करेंगे तो ही मैं यहाँ रह सकती हूँ। बेटों ने सोचा, जिस बाप ने अपनी जवानी पत्नी के बिना गुजार दी, वह बुढ़ापे में क्या ब्याह रचाएगा। पहले तो समरकांत जी ने बाढ़ के रेले को किसी तरह रोक कर रखा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके बेटों से न उगलते बना न निगलते। गंगा मेरे उलझे सवालों के सुलझे जवाब देती रही। और तेरा गृहस्थ जीवन? मेरी अंतिम जिज्ञासा भी अपना ठौर पाना चाहती थी। वो चल रहा है अपनी गति से। गंगा ने ठहर कर कहा, तो मेरे पास पूछने को कुछ नहीं बचा। कितना अजीब था, सारे सवालों के जवाब मिलने के बावजूद मेरी सारी जिज्ञासाएं अधर में लटकी थीं। ऐसा क्या हुआ? कैसे निभा रही होगी गंगा? अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी के साथ उसका रहना कैसे होता होगा? अपने से बड़े बेटों की मां बनकर कैसा लगता होगा उसे? प्रभात से उसका प्रेम क्या सिर्फ कुछ दिन का खेल भर था? कितनी कमजोर निकली गंगा। बूढ़े पति के मरने पर क्या होगा उसका? सारे सवाल अक्सर एक साथ मुझ पर हमला करते। मन करता गंगा के घर जाऊं, वहां जाकर सच जानूं, पर हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से उसे फोन नहीं किया। उसके खत आते जो केवल घर की सुख शांति के हाल बताते और मेरी तरक्की का हाल जानना चाहते। मेरे बेहद संक्षिप्त से खत भी देर सवेर उस तक पहुंच जाते। धीरे धीरे वह सिलसिला भी थम कर थक गया। बीटेक के बाद एमटेक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर मेरा दाखिला ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में हो गया। जाने की खबर गंगा को दूं या नहीं, इसी पशुपेश में रही। कितने सालों से उससे कोई वास्ता भी नहीं था। आखिर में मेरी दोस्ती ने उतार चढ़ाव में भी अपने साबुत होने का सबूत दे ही दिया। मेरे आगे पढ़ने और बाहर जाने की बात सुनकर जब फोन पर गंगा की चहकती आवाज सुनी तो महसूस हुआ जैसे उसकी एक आंख रो रही थी और दूसरी हंस रही थी। मुझे अपना देहरादून का हॉस्टल जल्द छोड़कर घर लौटना था। दिल्ली शहर से प्यार होते हुए भी गंगा चंद्रनगर आने से बचना चाहती थी, इसलिए भोपाल से मेरे हॉस्टल आई। आज कितने दिनों बाद गंगा मेरे सामने थी, पर मैं उसे पहचान न सकी। कहाँ वह अल्हड़ बेलगाम गंगा और कहाँ यह गृहस्थिन गंगा। आज कितने समय बाद हम दोनों गले मिले तो समय ठहर गया। अपने कमरे में उसे लाई तो धूप ने कमरे को उजास से भर दिया। इस उजास ने हर दूरी को मिटाकर पुराने दिनों की रंगत कमरे में घोल दी। मिसेस शुक्ला, ये क्या हुलिया बनाया है? करीने से बंधा हुआ जूड़ा, ये बनाव सिंगार, ये साड़ी हार। तुमने तो हमारी गंगा को बिल्कुल ही मिटा डाला। कहाँ गई हमारी वो दिलरुबा दिल्ली वाली, जिसके बेतरतीब कटे बालों की हमें आदत थी? मेरी आवाज चहकी तो गंगा की वही पुरानी खनकदार हंसी समय की सुरंगों को पार करती लौट आई। गंगा को मिटा पाना किसी के बस की बात कहाँ। इन चंद शब्दों ने
फिर से मुझे पुरानी गंगा से मिलवा दिया। कितने दिनों बाद सुनी गंगा की लठैती ठसक वाली उसकी बिंदास हंसी, पर उसके कहे ये शब्द और चेहरे की रंगत से न जाने क्यों मुझे रहस्यों से बनी किसी अबूझ पहेली की झलक मिली। मैं उस समय अपनी गंगा को पूरा लौटा लाना चाहती थी। वह बहुत देर तक मेरी पढ़ाई, हॉस्टल के कारनामे, घर के किस्से सुनकर और चंद्रनगर की यादें जिंदा करके जब संतुष्ट हुई, तब जाकर उसने बताया कि इन दिनों वह भी अपनी छूट गई पढ़ाई पूरी कर रही है। मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब आगे क्या करने का इरादा है गंगा मैडम? मैं चहकी। अभी तो पढ़ाई पूरी करनी है, देखो फिर। उसका जवाब संयमित उत्साह से भरा था। एक बात पूछूं गंगा, प्रभात तो अब तक छूट गया होगा ना कैद से? आज गंगा सामने थी तो प्रभात का जिक्र छिड़ना लाजमी था। हाँ, वो तो 3 साल बाद ही छूट गया था। फिर तू मिली उससे? हाँ मिली ना, वो आया था मेरा पता लगा कर मुझसे मिलने। समरकांत जी ने भोपाल में ही एक दुकान में उसके लिए काम की व्यवस्था करा दी। अपनी शरण में आई एक लड़की का सच्चा सहारा बने समरकांत जी। प्रभात अब भी तुझे चाहता है? मैंने गंगा से बेहिचक पूछा। हाँ सोनू, बहुत। तो किसका इंतजार कर रही है? क्यों नहीं छोड़ देती समरकांत जी को? मैं चीखी। नहीं सोनू, उन्होंने मुझे तब आसरा दिया जब मेरा कोई ठिकाना न था। उन्होंने मुझे बाप और चाचा के चंगुल से आजाद कराया, जिंदगी के मायने दिए, प्रभात की मदद की। अब मैं इतनी बेगैरत तो नहीं कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनका साथ छोड़ दूं। गंगा का एक एक शब्द अडिग चट्टान सा ठोस था। पर क्या तू सुखी है उनके साथ? मेरा सवाल उसके बेहद निजी कोने में दाखिल हो गया। सुख क्या है सोनू? मतलब इतने वर्षों में तुझे कोई संतान? मैं हकलाई। तो सुख यानी विवाह संबंध में मेरी और समरकांत जी की दैहिक तृप्ति और संतान? गंगा की आंखों में न जाने कैसा भाव था कि मैं शर्मिंदा हो गई। जो किसी से ना कहा, आज तुझसे कह रही हूं सोनू। समरकांत जी ने मुझे सहारा दिया है, जीने का सच्चा सहारा। जाने या न जाने में विवाह का रिश्ता जरूर जुड़ा उनसे, पर अपनी पत्नी को उन्होंने तन से नहीं पूरे मन से प्यार किया है। जब समय था तभी उन्होंने किसी से तन मन की डोर नहीं बांधी, तो मुझसे क्या बांधते? मैं आज भी उनमें एक मददगार बुजुर्ग को देखती हूँ और वो आज भी मुझ में एक बेसहारा लड़की को पाते हैं। वह लड़की जो अब उनके कारण धीरे धीरे खड़ा होना सीख रही है। पता नहीं, मेरे सुरक्षित भविष्य को लेकर उनमें एक अजब सा जुनून है। गंगा के शब्दों में एक निर्मल धारा बह रही थी। मेरी सारी इंद्रियां जड़ थीं। गंगा ने मुझे बताया, समरकांत जी ने शरण में आई एक लड़की की प्राणपण से सामाजिक आर्थिक रक्षा करने की बात ठान ली है। बेटों बहुओं की नजर उनके पैसों पर थी। रोज रोज पिता की खिलती मुद्रा और गंगा की सेवा पाकर उनका बेहतर हो रहा स्वास्थ्य बेटों की मंजिल में बाधा बन रहा था। लड़के बहुए बात बेबात पिता को लांछित करने लगे। गंगा की साफगोई एक बड़े निर्णायक दिन का रहस्य खोल बैठी। सोनू, बुजुर्ग पिता की तीमारदारी को ताक पर रखकर उनके लड़के पिता की जग हंसाई कराने पर तुल गए। एक दिन तो गुस्से में पागल उनके बेटे ने उन पर हाथ उठाया ही था कि जाने कैसी बिजली मेरी देह में कौंधी कि मैं बीच में आ गई और उससे गुत्थम गुत्था हो गई। सारा घर मेरी थू थू करने लगा। मैं पिटती रही पर हार नहीं मानी। आवेश में झंझनाया शरीर ही नहीं, जबान ने भी उस दिन सबको मुंह तोड़ जवाब दिए। लड़ाई झगड़े में समरकांत जी के मुंह से अचानक विवाह की बात निकल गई। मैं हैरान जरूर हुई पर उनकी बात का कोई विरोध नहीं किया। ये सुनकर मुझे अपने पिता की कलाई में दांत गड़ा देने वाली वो गंगा याद आई। सारी बातें जानकर मैंने गंगा का चेहरा गौर से देखा। उस पर मलिनता की एक रेखा न थी। शाम के ढलते सूरज की लालिमा, दूर आसमान में उड़ते पंछियों की उड़ान का बाधा रहित भाव और कल उगने वाले सूरज की आस उसकी आंखों में थी। सुख उसके चेहरे पर बिछा था। मैं अपलक उसे देख रही थी। मेरे पास कुछ कहने को शेष नहीं था, पर गंगा एक लंबी चुप्पी के बाद फिर बोली, सोनू, अयोध्या की उस रात के बारे में मैं आज सोचती हूँ,
पुजारी बाप के मेरी हत्या के षड्यंत्र में ही मेरा पुनर्जन्म लिखा था। नहीं, पुनर्जन्म नहीं, उसे नवजीवन कहना ज्यादा उचित होगा। जिंदगी के हादसे भी कई बार सही मंजिल का पता बता देते हैं। ना उस रात मेरी हत्या की कोशिश होती, ना मैं बदहवास सी घर से भागती, और ना समरकांत जी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते। जिंदगी का वृत्त जैसे अपना चक्र पूरा करके मेरे दुखद अंत की बजाय एक नई शुरुआत की ओर मुड़ गया। मैं साफ महसूस कर रही थी गंगा की बातों में अब वजन आ गया था। हो ना हो ये समरकांत जी के साथ और शिक्षा का ही नतीजा था। बातों में सलीका उसकी पोशाक जितना ही व्यवस्थित था और व्यवहार में बारिश की सौंधी मिट्टी की महक थी। आवाज पहली सी खुश्क थी पर अंदाज बदला हुआ था। देश दुनिया के बारे में उसकी नजर साफ हो चली थी। मुझे वो लड़की याद आई जो पिता से बदला लेने पर उतारू होकर त्रिशूलों से भरा बैग नाले में बहा आई थी। मेरी आंखें देख पा रही थी समरकांत जी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड से कहीं आगे बढ़कर गंगा के जीवन में पुरुष का पुख्ता भरोसा बनकर उतरे थे। साथी के रूप में उस शख्सियत ने गंगा को नए रूप में रच दिया था। अगले पूरे दिन हम दोनों साथ रहे, बिल्कुल चंद्रनगर वाली लड़कियां बनकर। पलटन बाजार से खरीदारी की। आज फिर गंगा ने मुझे जी भर कर चाट खिलाई। शाम को हम दोनों बाजार घूमते हुए घंटाघर के पास एक चाय के खोखे पर बैठ गए। सोनू, माई की बहुत याद आती है, मेरे कारण मेरी माई। गंगा का स्वर पहली बार तरल था। पहली बार मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने धीरे से उसके कंधे को छुआ तो उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका लिया। उसके बाद तू कभी चंद्रनगर नहीं गई ना? सब जानते हुए भी मैंने बात बदली। वहां अब कौन है मेरा? वो कमीना किशन पंडित भी अब 70 के फेटे में होगा। क्या मिला जीवन से? पत्नी बेटी का रिश्ता गया, देखभाल गई, जवानी गई तो ठिकाना गया। सुनने में आया है उसे मंदिर ट्रस्ट ने उसकी करतूतों से आगे जाकर बेइज्जत करके निकाल दिया है। मेरी शादी उसके कलेजे की फांस बनी रही। कहते हुए गंगा का स्वर तरल से ठोस होता गया। तुझे किसने बताया? मैंने पूछा। समरकांत जी बता रहे थे। पिता नाम के उस जीव को बड़ा धक्का पहुंचा समरकांत जी के मुझे आसरा देने पर। गंगा की आंखें ज्वाला से जल रही थी पर होठों से हंसी फूट रही थी। भले ही यह हंसी बड़ी ही रहस्यमय थी पर इस रहस्य की चाबी मेरे पास थी। गंगा, अब तो तेरा कर्जा पूरा हो गया ना, या अभी कुछ बाकी है? मैंने उसकी आंखों के तल में झांका। जब तक जीना कर्जा चुकाना। उसकी इस निष्कर्षात्मक टिप्पणी से हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे ऑस्ट्रेलिया चले जाने के बाद गंगा मन में तो रही पर बातों का सिलसिला पहले थमा, फिर कुछ समय बाद खत्म सा हो चला। एमटेक के बाद पीएचडी और फिर नौकरी के बाद वहीं बसने वाले कुणाल से मेरी शादी हो गई। जिंदगी की सड़क पर जीवन बेतहाशा भागता चला गया। अब 8 साल का मेरा बेटा सौरभ हमारे साथ है। जिंदगी के कितने उतार चढ़ाव मेरी उम्र देख चुकी थी। मैं सुखी थी। आईने में अपना चेहरा देखकर कभी कभी उसका मिलान देहरादून हॉस्टल के अपने कमरे में देखे गंगा के चेहरे पर बरस रहे सुख से भी करती। हालांकि बीच बीच में कुछ दिन की कॉन्फ्रेंसेस में भारत जाना होता। 2-1 बार भोपाल भी गई। दीवानों की तरह गंगा का पता लगाया पर कुछ हासिल न हुआ। जीवन के कितने पहाड़ों की बर्फ पानी बनकर कहां से कहां तक बह गई, कोई हिसाब न रहा। गंगा की याद भी कैलेंडर में उसके जन्मदिन की तारीख को सहलाने भर तक सिकुड़ गई। माँ अक्सर कहती थी, दोस्ती के पिटारे का ढकना हमेशा खुला रहता है। दोस्त आते रहते हैं और चले जाते हैं। 1-2 ही होते हैं जो जन्म जिंदगी साथ देते हैं। वही होते हैं जो खुले पिटारे की तह पकड़ लेते हैं। आज माँ की बात सोचती हूँ तो लगता है गंगा भी मेरे लिए पिटारे की तह को पकड़े समय के साथ बहती रही है। इन बीते सालों में मुझे बचपन की दोस्त शैली से केवल समरकांत जी के देहांत की सूचना मिली। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गंगा के वैधव्य की खबर लूं। लंबे अरसे बाद जब समरकांत जी के घर का नया नंबर खोज खाज कर भोपाल फोन किया तो एक क्रूर आवाज मेरे कानों में टकराई, यहाँ कोई गंगा वंगा नहीं रहती।
मेरी और गंगा की उम्र 40 के करीब होने जा रही थी। मैं उससे 2 साल पीछे, पर फिलहाल हम दोनों 40 से कम थी। पर कहाँ होगी गंगा? देहरादून हॉस्टल के बाद इन बीते 17 सालों में क्या हुआ होगा उसका? सारे सवालों के जंगल मेरे आगे खड़े खड़े सघन होते गए। खुश हो जाओ सोनू, तुम्हारी अगली कॉन्फ्रेंस फिर भोपाल में हो रही है। एक दिन कुणाल ने यह सूचना देकर मुझे चौंका दिया। एक ही इंस्टीट्यूट में काम करने वाले हम दोनों की सूचनाएं साझा रहा करती थी। कुणाल जानते थे भोपाल मेरे लिए गंगा का शहर है, पर गंगा का नया ठिकाना कौन सा है किसी को नहीं पता था। कोई फायदा नहीं कुणाल, इतने बरस बीत गए, अब गंगा को ढूंढ पाना बेकार है। कोई पता ठिकाना भी नहीं। मेरी निराशा अपने चरम पर थी। कोई बात नहीं, कॉन्फ्रेंस में तो जाना ही है, कुणाल ने कहते हुए कॉन्फ्रेंस का औपचारिक पत्र मुझे थमाया। इस बार भारत लौटी तो लौटना पहले जैसा नहीं था। भोपाल और गंगा की याद दोनों मुझे सामान्य नहीं रहने दे रहे थे। इस साल पुरानी सरकार को हराकर नई सरकार ने सत्ता संभाली थी। विकास के नए नए नारे हवा में फैले हुए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे पास 1 दिन का समय बाकी था। फ्लाइट देर रात की थी। सुबह उठकर सोचा समरकांत जी के घर ही चली जाऊं, पर मैं जान रही थी वहां जाकर क्या मिलना है। सुबह से बेचैन मन को ठिकाने पर लाने के लिए कुणाल को फोन किया तो जनाब ने भोपाल के नमकीन मीठे की फरमाइश कर दी। यहाँ आने पर कुछ और नहीं तो स्वाद ही मिट्टी से जोड़े रखने की बड़ी वजह रहते हैं। मैं पता लगाकर डीबी मॉल की ओर बढ़ गई। पार्किंग में ड्राइवर को जरूरी निर्देश देकर मॉल की तरफ चल दी। देर तक खरीदारी की, फिर एक जगह बैठकर बाफला बाटी और चूरमा खाया। आते जाते लोगों को घूर घूर कर देखती रही, पर नाउम्मीदी बढ़ती ही रही। मैं पार्किंग में खड़ी ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। वह न जाने कहाँ गायब था। मेरी खींच बढ़ती जा रही थी। सूरज की तपिश से बचने के लिए मैंने छांव की जगह खोजी। वहां से मैं आते हुए ड्राइवर को साफ देख सकती थी। अचानक पीछे से मेरे शहर का नाम कानों में दाखिल हुआ। उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। भाई, दिल्ली नाम में क्या बुराई है? नई सरकार क्या आई, उसके प्रशंसक तो हमारे शहर का नाम बदलने पर आमादा हो गए। दिल्ली को हसनापुर करने से भला क्या विकास हो जाएगा? स्वर्णिम अतीत को लाने से बेहतर है स्वर्णिम भविष्य बनाया जाए, है कि नहीं? मैडम जी, दुकान और बच्चियों की आपके संस्था में कामों से आपकी कितनी धाक जम गई है। यहाँ आप अगला चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती? जहाँ तक दिल्ली के नाम बदलने की बात है, शायद इसी में कोई भलाई छिपी हो। महिला की बात के जवाब में एक पुरुष का स्वर मेरे कानों में टकराया। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी पोशाक बता रही थी वह मॉल का कोई कर्मचारी था। महिला का पलटवार स्वर फिर से कान में पड़ा। क्या हाक भलाई है? वैसे भी सरकारें करम से नहीं भरम से जिंदा रहती हैं। नाम ही बदल दिया तो फिर ये दिलरुबा दिल्ली वाली कहाँ जाएगी? क्यों प्रभात, ठीक कह रही हूँ ना? उसके बाद महिला और पुरुष की हंसी हवा में घुल गई। दिलरुबा दिल्ली वाली, इन 3 शब्दों से मेरा समूचा शरीर झंझना गया। दिल की धड़कनें खुशी के साथ तेजी से बढ़ने लगी। उस दिलरुबा के खुश्क गले का लठैती स्वर और उसके साथ प्रभात के नाम का समीकरण बिठाते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। उस हंसी को सुनने के बाद सारी ध्वनियां मेरे लिए मौन हो गईं। मेरे बोलने, सुनने, चलने की सारी क्रियाएं जड़ सी हो गईं। बड़ी मुश्किल से मैंने पलट कर देखा। महिला की पीठ मेरी तरफ थी। पीछे से उसके कटे बाल दिख रहे थे, बेहद सलीके से कटे बाल। चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर की जड़ता को भीतर के आवेग से संभालते हुए मैं एक अजब सम्मोहन में खिंचकर उस महिला के एकदम सामने पहुंच गई। उसके चेहरे पर सनग्लासेस थे, पर खुशी के मारे मेरी आवाज गले में कैद हो गई। वो बोली, सोनू है ना? अरे तू यहाँ कैसे? इतने सालों बाद जरा भी तो नहीं बदली। आंखों में खुशी के आंसू लिए पूरी उत्तेजना के साथ गंगा मुझे झकझोरती हुई मुझसे लिपट गई। देर तक हम एक दूसरे के दिल की धड़कनें गिनते रहे। तो आप हैं गंगा की सोनू? आप दोनों के किस्से तो हमें ज़बानी याद हैं, गंगा के साथ खड़े प्रभात ने कहा। मुझे न कुछ पूछने की जरूरत रह गई, न गंगा को कुछ बताने की।
आंखों ने आंखों से सारा हाल जान लिया। मेरे आगे भरोसे में पगा प्यार अपने धवल रंग में दृढ़ता के साथ खड़ा था। भरोसा प्रेम का सादा रूपांतरण भले हो, पर सबसे मजबूत धागा है। गंगा और प्रभात के बीच यह अदृश्य धागा सबको आसानी से दिखाई दे रहा था। चलो पापा, मैंने अपनी चॉकलेट ले ली है। तभी अचानक एक 11-12 साल की प्यारी सी बच्ची आकर प्रभात से लिपट गई। नमस्ते करो बेटा, ये तुम्हारी सोनू मौसी हैं। उस बच्ची ने पहले मुझे देखा और फिर अपनी मम्मी की आंखों में देखकर अपने पापा के कहे की पुष्टि करवाई। गंगा ने सिर हिलाया। अपनी माँ की आंखों की हाँ पढ़कर बच्ची की आंखों में खुशी तैर गई। पहचान की नदी में संबंधों का पूरा आसमान झलकने लगा। बच्ची मुस्कुराती हुई मेरे नजदीक आई। नमस्ते मौसी। उसके इन 2 शब्दों ने गंगा की खोज से भरी मेरी लंबी थकान को पल भर में छूमंतर कर दिया। मैंने उसे बाहों के घेरे में समेटा तो उसने अपनी नन्ही हथेलियों से मेरी कमर जकड़ ली। सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए मैंने उसका नाम पूछा तो बोली, मौसी, मेरा नाम टिन्नी है। टिन्नी की बजाय मैं गंगा को ताकने लगी। उसके चेहरे की नीली नसें त्वचा की लालिमा पर उभरी हुई थी। आंखों की चमक और खिली मुस्कान बता रही थी गंगा ने अपने पिता के तमाम कर्जे चुका दिए हैं। धन्यवाद।